ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल है ना, उसमें सारे मरुस्थल शामिल है, भले वो विक्टोरिया है, भले वो गिब्सन है, सारे के सारे शामिल है। वो अपने अगली क्लास में अपने देख लेंगे। आज अपने शुरू करना है शिवालिक हिमालय। टेस्ट लेंगे अगली क्लास के लास्ट में लेंगे टेस्ट, दोनों टेस्ट एक साथ लेंगे। आज शुरू करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही एक नाम और दिया जाता है, इसे ही कहा जाता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय या बाहरी हिमालय। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में अपने पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। भौतिक प्रदेश में पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो आज हम पढ़ लेते हैं शिवालिक। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई मिलती है 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। दूसरी बात कि इसका नाम शिवालिक क्यों पड़ा, कोई तो कारण होगा कि नाम शिवालिक रखा गया, ऐसे क्या बात थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो शिवालिक शब्द है इसकी उत्पत्ति लिखते हैं हम, शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के निकट स्थित एक गांव पड़ता है शिवाला गांव। शिवाला गांव की चट्टानी भूगर्भिक संरचना के आधार पर पड़ा है। देखो शिवालिक नाम कैसे पड़ा, थोड़ी सी समझने की बात है। देहरादून के पास में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या है, उस गांव का नाम है शिवालिक। उस शिवालिक या शिवाला जो गांव है, शिवाला गांव के अंदर जिस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, शिवाला गांव में जिस प्रकार की भूगर्भिक संरचना यानी कि वहां की जो चट्टानों की संरचना पाई जाती है, उस संरचना के आधार पर इस संपूर्ण पर्वत श्रृंखला का नाम क्या रखा गया है, शिवालिक रखा गया है। मूल रूप से जो शिवालिक की संरचना है वो शिवाला गांव के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है उससे मिलती है, इसलिए इस पर्वत श्रृंखला का नाम ही क्या पड़ गया, शिवाला गांव पड़ गया। शिवाला गांव क्या, अपने शिवाला गांव के नाम पे शिवालिक पड़ गया। जैसे अपने देखते हैं ना कि गड़साना नाम क्यों पड़ा, क्यों पड़ा गड़साना नाम, अपने क्षेत्र का नाम जो मंडी है इसका नाम है नई मंडी गड़साना, तो नाम क्यों पड़ा बताओ, कोई इतिहास होगा अपना भी, अपने क्षेत्र का भी क्या इतिहास है अपना, कि एक गढ़सी नाम का कोई व्यक्ति था, उसका एकमात्र चाय का ढाबा होता था पुरानी मंडी। पहले ये गड़साना नहीं था, वो होता था मुख्य जो गड़साना है, उसी व्यक्ति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, गड़साना। उस गढ़सी के नाम पे गड़साना पड़ा है, ध्यान रखना इस बात को, कोई पूछ ले कल कि गड़साना नाम कैसे पड़ा है। तो ऐसे ही शिवाला गांव के नाम के ऊपर इस पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या पड़ गया, शिवालिक नाम पड़ गया। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं, अगली बात करें इसमें, तो सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, शिवालिक। तो लिखेंगे अगली विशेषता के रूप में हिमालय की सबसे कम, या अपने लिख सकते हैं न्यूनतम ऊंचाई है इसकी,
न्यूनतम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। अगली बात करते हैं इसके बाद कि शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला बनी हुई है ये ज्यादा मजबूत नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से चट्टानें बनती है तो उस पर दबाव ज्यादा लगना चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि ये एशियाई प्लेट थी, ये प्रायद्वीपीय भारत था, बीच में टेथी सागर था, टेथी सागर के अंदर मिट्टी का अवसाद का जमाव होता गया, जमाव होने के बाद ये वाला जो भाग था प्रायद्वीप भारत वाला, ये इस ओर गति कर रहा था, ऊपर की ओर गति कर रहा था, जिसके कारण इस बीच वाले भाग पर दबाव पड़ा। इस बीच वाले भाग पर दबाव पड़ने के कारण यहाँ पर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ा वो महान हिमालय पे पड़ा, इसलिए वो पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है। उससे कम जो दबाव पड़ा वो 2 नंबर पे लघु हिमालय पे पड़ा। तो 3-4 छोटी छोटी, ज्यादा छोटी तो नहीं कह सकते, वैसे तो बड़ी है, लेकिन महान हिमालय के मुकाबले छोटी है और महान हिमालय से कम ऊंची है। और उसके बाद में सबसे बाद में शिवालिक हिमालय बना, सबसे कम दबाव पड़ा वो इस पे पड़ा। तो ये असंपीड़ित है, पूर्ण रूप से क्या है, संपीड़ित नहीं है। तो एक विशेषता इसकी बनती है, हम लिख देते हैं कि शिवालिक सर्वाधिक असंपीड़ित पदार्थों से निर्मित है। शिवालिक सर्वाधिक असंपीड़ित पदार्थों से निर्मित है। आपने ईंट देखी है? ईंट बनाने की प्रक्रिया क्या होती है कि पहले मिट्टी के अंदर पानी डाला जाता है, उसे मिलाया जाता है, फिर एक सांचे के अंदर से निकाला जाता है, फिर उसे भट्टे के अंदर लगाया जाता है, भट्टी में, और बाद में उसे गर्म किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर जो सबसे ज्यादा तपती है वो ज्यादा कठोर ईंट बनती है, जिसे अपने खंगर बोल देते हैं, सबसे कठोर होती है वो, है ना। तो वैसी बात है कि इनमें सबसे कठोर कौन सा है? तो सबसे कठोर है महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय, और एक उसके बाद में अपने देखते हैं कि लाल रंग की ईंट रह जाती है, वो थोड़ी बहुत ही गर्म होती है, ज्यादा वो पकती नहीं है। तो वैसी स्थिति के अंदर यानी कि वो असंपीड़ित हो जाती है, संपीड़ित नहीं हो पाती, पूर्ण रूप से क्या उसका बदलाव नहीं हो पाता। तो ऐसी ही है, यानी कि शिवालिक इस प्रकार से है कि है तो पर्वत श्रृंखला के रूप में, लेकिन पूर्ण रूप से परिपक्व पर्वत श्रृंखला नहीं है। जैसे हम रेत के धोरे देखते हैं, थोड़े कठोर टाइप के धोरे, इस प्रकार की श्रृंखला है, ज्यादा कोई पत्थर वाली बात इसके अंदर मिलती नहीं। तो ये अपने शिवालिक। इसमें अब इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? तो इसके विस्तार की अपने बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर इस वाले भाग में, जिसे पोतवार बेसिन बोलते हैं। एटलस में आप देख लो ताकि याद रह जाएगा। पोतवार का पठार भी बोल देते हैं, या पोतवार बेसिन के नाम से अपने इसे जानते हैं। निकालो एटलस, देखो पाकिस्तान का अलग से मैप मिल जाएगा अपने को इसमें। ये देखो, ये पाकिस्तान वाला जो मैप है ना, इस पाकिस्तान वाले मैप के अंदर ये लिखा है पोतवार या पोटवार लिखा हुआ है, और ये इधर देखो जम्मू कश्मीर लिख रखा है, इधर पंजाब लिख रखा है। ये वाला भाग है, यहाँ से शुरू होती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, या मैं इस मैप में कहूँ तो लगभग यहाँ से शिवालिक पर्वत श्रृंखला का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। ये जो यहाँ पे क्षेत्र है पाकिस्तान में, ये पोतवार का पठार या पोतवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से लेकर के और भारत के अंदर से एक रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा, जिसे हम जानते हैं 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहां तक इसका क्या पाया जाता है? इस प्रकार विस्तार पाया जाता है।
ठीक है, तो लिख देंगे हम, या हम एक चीज और देख लेते हैं। भारत वाले मैप में आपको कोसी नदी मिलेगी, कोसी नदी, कोसी नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। मिले क्या कोसी नदी भारत वाले मैप में? पाकिस्तान में कोसी नदी कहां से मिलेगी? पाकिस्तान में पोतवार का पठार नहीं मिला। एक मिनट, ये लिखा है ना पोतवार, ये इधर वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का। इस मैप में भी कोसी नदी, कोसी नदी को छोड़ो आप, इसमें ये देख लेना 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से थोड़ा इधर, ये 88 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इससे पहले इसका विस्तार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो हम लिखेंगे विस्तार, विस्तार में हमें लिखना है पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक, कोसी नदी तक, या कोसी नदी के पास में जो देशांतर रेखा गुजरती है वो है, कौन सा देशांतर है? 87 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ से, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, तो ये हम विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अब यहां तक तो इसका विस्तार पाया जाता है क्रम के अंदर। हम देख लेते हैं, एक डायग्राम बना करके देखते हैं अगली बात। ये नोट कर लिया ना? नहीं किया अभी? चलो यही अपने बना लेते हैं इसको। यहाँ है कराकोरम, कराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, और जास्कर के बाद में ये महान हिमालय, महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय की पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत। याद कर रखिए ना हमने ये। इसके बाद में ये पोतवार का पठार या पोतवार बेसिन पाकिस्तान के अंदर, यहां से लेकर के और यहां नदी बहती है कोसी, इस कोसी नदी तक तो ये पाई जाती है लगातार। पोतवार बेसिन से या पोतवार पठार से पाकिस्तान के और भारत के अंदर कोसी नदी तक शिवालिक का विस्तार है वो क्रमबद्ध रूप में पाया जाता है। इसके बाद में ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में आगे पाई जाती है इस प्रकार से, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन नामों से भी खूब प्रश्न आते हैं, उनकी भी हम बात कर लेंगे। तो ये बात हमने लिखी कि पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक या 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है। आगे यहां तक बात समझ में? अब इनके नाम अलग अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग कहते हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इसे अलग नाम से जाना जाता है। तो हम एक बात लिख देते हैं, शिवालिक श्रेणी को, शिवालिक श्रेणी को विभिन्न भागों में
अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या नाम है इनके, देख लेते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इसे कहा जाता है जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू की पहाड़ियां कहा जाता है। उसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ कहा जाता है शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है। उत्तराखंड के बाद में नेपाल शुरू हो जाता है, नेपाल में इसे कहा जाता है चुरिया मुरिया की पहाड़ियां। हाँ, नेपाल में कहा जाता है चुरिया मुरिया की पहाड़ियां। मैंने तो नहीं रखा, कोई पंडित ने रखा होगा। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, गोरखपुर, गोरखपुर के बाद शिवालिक को ढूंढवा या ढूंढवा के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम याद करके जाना, पेपर में ये नाम बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न आता है, कई बार आया है कि बताइए मध्य हिमालय का नेपाल में विस्तार क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो नहीं कहलाता। मैंने पूछा है कि मध्य हिमालय का नेपाल में विस्तार क्या कहलाता है, महाभारत कहलाता है। अभी अभी तो बताया था, लिखा नहीं रखा, देखना तो है ही नहीं, करना है बस, कर दो। यही पेपर में पूछेगा, सूर्या मुरिया पूछेगा तो महाभारत करके आओगे, महाभारत पूछेगा तो सूर्या मुरिया करके आओगे। अपने तो 3 नंबर गए, 2 सही वाले गए और एक गलत हो गया, इसलिए जो आता था उसमें से काट लिया। आंखें खोल के ढंग से पढ़ा करो, देख लेना शिवालिक लिखा है कि मध्य हिमालय लिखा है। शिवालिक लिखा है तो सूर्या मुरिया है, मध्य हिमालय लिखा है तो महाभारत है ना। ये बात याद रखनी है। और ये अब एक मैप बनाएंगे हम, उसके अंदर ये नाम लिखेंगे इसी प्रकार से। अब तक कितने नाम याद किए हैं हमने, अभी देखेंगे, अपने एक मैप बनाएंगे। अब इसके बाद क्या चीज है? गोरखपुर के बाद में शिवालिक को ढूंढवा या हुंडवा के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर कहाँ है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। गोरखपुर का सांसद कौन है, योगी आदित्यनाथ जीतता था पहले, अब तो मुख्यमंत्री है। तो यहाँ से हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ लिया हो। योगी आदित्यनाथ का निवास स्थान गोरखपुर है। उस आदमी को भूल गए आप, उसका स्थान भूल गए। भारत के 10 महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तियों में उसका नाम आता है। और कोई जाने न जाने यूएनओ वाले उसका नाम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक योगी आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। कितने अपने अपराधियों का एनकाउंटर करवाया है इसने, नोटिस मिला है इसे, है ना। तो ध्यान रखना है। गोरखपुर के बाद में ढूंढवा, और इसके बाद में भारत का जो पूर्वी भाग है ये है सिक्किम, और ये पूर्वोत्तर जो भारत है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी यहाँ पर कुछ विस्तार पाया जाता है, जहाँ जनजातियों के नाम पर इसका नाम अपने को मिल जाता है। जैसे अपने इसे किस नाम से जानते हैं, यहाँ डाकला, मिरी, अबोर, मिसमी कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, जो अगले मैप के अंदर हम लिखेंगे। तो एक बात और लिख देते हैं इसमें कि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम
स्थानीय जनजातियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर रखा गया है या पड़ा है। इस प्रकार से हम एक बात याद रख लें। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसमें। जैसे ये ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम, लद्दाख है, जास्कर, और जास्कर के बाद में क्या था? महान हिमालय। क्या था? महान हिमालय। और महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद में क्या है? शिवालिक हिमालय। तो हमने पढ़ा था कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में हम पढ़ के आए हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, बुग्याल, प्यार, पढ़ के आए हैं ना, कल पढ़ा था। वैसे ही मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में भी कुछ क्या पाई जाती है? समतल मैदान पाए जाते हैं, घाटियां पाई जाती है, जिन्हें दून और द्वार के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न क्या बनता है कि बुग्याल, प्यार है वो कहाँ पाए जाते हैं, मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। दून और द्वार जो स्थलाकृति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती है। तो हम एक बात लिखेंगे अभी, लिखो मध्य व शिवालिक हिमालय के मध्य, मध्य हिमालय या मध्य हिमालय लिख ही देते हैं, नहीं तो आधे कंफ्यूज हो जाएंगे। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य समतल घाटियां पाई जाती है या समतल मैदान पाए जाते हैं। मैदान भी अपने याद रख सकते हैं। इन मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में तो बोलते हैं इन्हें दून, और पूर्वी भाग में इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्वी भाग में इन्हें कहा जाता है द्वार। ध्यान रखना, द्वार कहा जाता है, द्वार नहीं कहा जाता। ठीक है, क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है, द्वार नहीं कहते। द्वार अलग है, द्वार अलग है। दून के एग्जाम्पल अपने लिख सकते हैं, जैसे जैसे देहरादून। देहरादून का नाम सुना है? तो एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं देहरादून, कोटली दून, जम्मू दून, और ऐसे ही द्वार का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। सबसे बड़ा द्वार वही तो है, हरिद्वार। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया, और वैसे देखें तो हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने हिमालय को कितने भागों में बांटा? हमने हिमालय को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग थे?
ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय, इन तीन भागों में बांटा। ट्रांस हिमालय का हमने वर्गीकरण पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक इसमें पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है, काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। हिमालय में हमने पढ़ा महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब पढ़ने वाला कौन सा रह गया, पूर्वोत्तर हिमालय हमारे पढ़ने वाला रह गया। अब तक जो हमारे दिमाग के अंदर जो मैप तैयार हुआ है वो मैप सबके याद होना चाहिए। हमने सबसे पहले पढ़ा काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, जास्कर के बाद में हमने इस प्रकार से पढ़ा है महान हिमालय, पढ़ा है ना महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में लघु हिमालय पढ़ा है, लघु हिमालय में हमने पढ़ा है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। इनका क्रम पूछा जाता है, इनका क्रम ऐसे पूछा जाता है पेपर में। इसके बाद में हमने पढ़ी है शिवालिक, शिवालिक में जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहाड़ी, जम्मू की पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी, और इधर नेपाल के अंदर चूरिया मुरिया की पहाड़ी, और गोरखपुर के बाद में हुंडवा या ढूंढवा की पहाड़ी, हुंडवा या ढूंढवा बोल देते हैं। ये नाम हमने पढ़े। तो ये नाम और इन नामों का क्रम उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम दोनों हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब चलें आगे। अब हम शुरू करते हैं पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं या पूर्वोत्तर की बजाय हम पूर्वांचल भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम सही है, पूर्वोत्तर या पूर्वांचल। पूर्वांचल हिमालय। अब पूर्वांचल हिमालय है कौन सा, तो पूर्वांचल हिमालय है, ये है सिक्किम, और ये यहाँ एक देश पड़ता है, इस देश का नाम है भूटान, ये सिक्किम है, और यहां से हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ एक राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश, आता है ना। ये सारा जो भाग है इस सिक्किम को छोड़ करके ये इधर इधर वाला भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है, पूर्वांचल या पूर्वोत्तर के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से राज्य है, तो राज्य तो आपको पता है 7 राज्य आते हैं इसमें। कौन कौन से 7 राज्य आते हैं, तो एक तो आता है अरुणाचल प्रदेश, एक आता है इसमें नागालैंड, एक आता है इसमें मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में त्रिपुरा। यहां पर एक इस प्रकार से जो राज्य आता है इसका नाम है असम, और असम के बीच में एक राज्य स्थित है यहाँ, इसका नाम है मेघालय। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 बहनें। इन 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा हम एक बड़ा मैप बना लेते हैं। आज का टाइम तो नहीं हुआ ना, अभी 10 मिनट पड़े, इतने में हम कर लेंगे। इस प्रकार से हम एक मैप बना लेते हैं, और इस मैप के अंदर कुछ नाम हमें नोट करने हैं, वो नाम हम लिख लेते हैं। जैसे ये वाला जो राज्य है यहाँ पर, ये वाला राज्य हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे
बना ही लेते हैं, ऐसे सीमा बना लेते हैं। यहाँ 1 2 3 और 4, ये 4 पहाड़ियां हैं। इन 4 पहाड़ियों के नाम क्या है वो हम लिख लेते हैं। कौन कौन सी है ये? गारो खासी जयंती है क्या? तो पहली पहाड़ी का नाम है डाफला, दूसरी पहाड़ी का नाम है मीरी, तीसरी पहाड़ी का नाम है अबोर, चौथी पहाड़ी का नाम है मिसमी। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर। आगे बात करते हैं। इसके बाद यहां एक राज्य पड़ता है मेघालय। इस मेघालय के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिनके अपने नंबर दे देते हैं 5 6 7। एक पहाड़ी का नाम है, 5वीं का नाम है गारो, छठी का नाम है खासी, 7वीं का नाम है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी की सारी पहाड़ियां हमें मिलेगी। मैप के अंदर भी देखें क्या अपने साथ साथ? मैप निकाल लो पूर्वोत्तर भारत का। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तरी पूर्वी राज्य, प्राकृतिक मैप, ये वाला मैप निकालना है। इसमें हम देख लेते हैं। तो डाफला की पहाड़ी है, मिल गई डाफला की पहाड़ी क्या आपको? मीरी, अबोर और मिसमी, सारी पहाड़ियां है ना इसमें। लगभग इसी क्रम के अंदर थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन क्रम है जो पश्चिम से पूर्व की ओर यही रहेगा। तो क्रम ये ध्यान रखना है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। अब इसके बाद हम इधर देखते हैं तो गारो, खासी और जयंतिया, ये भी अरुणाचल प्रदेश में मेघालय के अंदर अपने को इसी क्रम के अंदर मिल जाएगी। गारो, खासी और जयंतिया यहां पर मिल गई सभी को? नहीं मिली? तो ये वाली नहीं मिली, लिखना है क्या? ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं गारो, खासी, जयंतिया से आप आगे देखोगे तो असम के अंदर आपको 2 पहाड़ियां मिलेगी, मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी। मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी आपको मिलेगी। तो हम लिख लेते हैं 8 नंबर और 9 नंबर। तो यहां पर जो 8 नंबर है, ये 8 नंबर तो है मिकिर की पहाड़ी, एटलस में देखना है साथ साथ में, मिकिर की पहाड़ी। और 9 नंबर है थोड़ा सा इससे नीचे, 9 नंबर। 9 नंबर पे कौन सी है? रेगमा की पहाड़ी। रेगमा की पहाड़ी। देखो, या तो क्रम पूछा जाता है डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी का, या इनका क्रम पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया और अपने मिकिर और रेगमा की पहाड़ियों का क्रम इनमें से पूछ लिया जाता है। तो ये बात भी हमें इसमें ध्यान रखनी है। अब इसी के बाद हम इसमें देखते हैं मणिपुर, जहां लिखा हुआ है मणिपुर, इस मणिपुर के ऊपर लिखा हुआ है कोहिमा। नागालैंड से नीचे और मणिपुर से ऊपर कोहिमा, और कोहिमा के पास में एक पहाड़ी है बेराइल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बेराइल की पहाड़ी, जो लगभग हम बात करें कि यहां पाई जाती है 10 नंबर। तो 10 नंबर पे हम नोट कर लेते हैं बेराइल की पहाड़ी। बेराइल की पहाड़ी हम नोट कर लेते हैं।
आगे हम यहाँ देखें तो ये है 11 नंबर। और कौन सा राज्य है ये? त्रिपुरा राज्य है। तो त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी है? हालांकि लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, फिर भी हम लिख लेते हैं कि त्रिपुरा की पहाड़ी कौन से राज्य में है? त्रिपुरा के अंदर है। नोट कर दीजिए इसे। इसके बाद त्रिपुरा का पड़ोसी है मिजोरम। मिजोरम के अंदर किसकी पहाड़ी है? तो मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी के ऊपर आप देखोगे तो आपको एक पहाड़ी और मिल जाएगी जिसे हम बोलते हैं गोवन पहाड़ी। बेराइल की पहाड़ी के नीचे और मिजो की पहाड़ी के ऊपर कौन सी पहाड़ी है? गोवन पहाड़ी। लगभग कहाँ? लगभग यहाँ। गोवन पहाड़ी। 14 नंबर पे हम बात करते हैं लेमोटोल की पहाड़ी। लेमोटोल की पहाड़ी मणिपुर के अंदर है। देखो, गोवन की पहाड़ी के पूर्व में, लगभग यहां। लेमोतोल पहाड़ी। और लेमोतोल पहाड़ी पड़ती है मणिपुर के अंदर या मिजोरम के अंदर है भाई। देखो, एटलस आपके पास में मणिपुर के अंदर है। और मणिपुर के पूर्वी भाग में, मणिपुर के पूर्वी भाग में कुछ पहाड़ियां और है। पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी यहां पर, इसी के पास में, इसे मणिपुर की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर के बाद में कौन सा राज्य है ऊपर? नागालैंड। और नागालैंड के अंदर जो पहाड़ी है नागा पहाड़ियां, 16 नंबर। 17 नंबर पे हम पढ़ेंगे, यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बुम। कौन से राज्य के अंदर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो, यहां तक अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है और यहां पर पहाड़ी है पटकाई बुम। और पटकाई बुम की पहाड़ी से हम जब ऊपर चलेंगे तो कोई और पहाड़ी नजर आ रही है क्या? ऊपर तो फिर कोई पहाड़ी नहीं है, सारी पहाड़ियां हमने देख ही ली। ऊपर वाली तो पहाड़ियां दाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये सब हम बात कर चुके हैं। सभी ने बना लिया क्या या बना रहे हैं अभी? बना लिया तो हम और बात देख लेते हैं। मणिपुर की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी को, इसे मिजोरम की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देखो, कौन सा पर्वत है? नीला पर्वत। नीला पर्वत। यहाँ इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नीला पर्वत। और नीला पर्वत का एक नाम और मिलता है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। ऊंचाई याद करें क्या कितनी है? 2100 है क्या? 2164 मीटर, ये याद करेंगे।
फिर हम बात करेंगे इसके बाद नागा जो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट सारामती। माउंट सारामती की ऊंचाई कितनी है? 3800 समथिंग है, 3826। तो ये चोटी भी हमें याद रखनी है। तो ये बातें आज हमें याद करनी है। एक त्रिपुरा के अंदर भी उदयपुर है, देखा है क्या? उदयपुर। तो ये बात हो गई आज अपने पूर्वोत्तर के मैप की, हमने बात कर ली। और कल अपने जो बात करेंगे इसमें, वो बात करेंगे हम पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, इनकी कोई विशेषता पाई जाती है, उन्हें विशेषताओं की अपने चर्चा करेंगे। तो ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जो आज या कल से आना शुरू किया किसी ने? तो आप एक बार मिल लेना मेरे से, पीछे जो क्लास है वो आपको देखनी है। ऐसे हो सकता है आज वाला समझ में आ गया हो,